सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप सभी लोगों के लिए मैंने यहाँ पर सेट शुरू किए हुए थे एसएससी एमटीएस और जीडी को टारगेट रख करके 19 सेट आपके डन हो चुके हैं और ये आपका जो है 20 सेट होने वाला है। आई होप कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे एंड आप लोग नोट्स वगैरह भी बना रहे होंगे, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो एमटीएस से रिलेटेड आपका पीवाईक्यू है उसको मैं सारा का सारा यहाँ पर फिनिश करवा दूँ और अच्छे से मैं करवा रहा हूँ। एक्सपेक्टेड फैक्ट भी वही बताता हूँ जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में उससे रिलेटेड पूछा गया होता है। तो चलिए शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर वगैरह करते रहिए। आ जाते हैं क्वेश्चन में अपने। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ चुका है आपका, इसको मैं पीडीएफ सही कर देता हूँ। अगर यहाँ पर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, जो पहला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्ति का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट इन द गवर्नमेंट बजट। तो देखिए यहाँ पर अगर आपसे मैं पूछ लूँ कि जो आपका नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट होता है, ये आपका होता है, यहाँ पर क्या होता है आपका इंटरेस्ट पेमेंट ऑन गवर्नमेंट्स बॉन्ड। यानी कि यहाँ पर मैं बात करूँ, नहीं ये आपका नहीं होगा, आपका थर्ड वाला हो जाएगा। यानी कि आपका जो है सेल ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड लैंड, यानी कि जो सरकारी स्वामित्व वाली भूमि होती है उसकी जो बिक्री करी जाती है, यानी कि सेल होता है उसका, वो आपका किस में आता है? ये आपका आता है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट में, यानी सरकारी बजट का जो गैर ऋण जो होता है प्राप्ति पूंजी का उदाहरण होता है। और अगर आपसे कभी ये पूछे कि प्राप्ति पूंजी का उदाहरण कौन सा नहीं होता है, ये तो आपका हो गया कि प्राप्ति पूंजी का उदाहरण है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि कौन सा नहीं है, तो वो आपका ऋण होता है। यानी कि आप डेप्ट पर क्या करते हैं, इंटरेस्ट आपको मिलता है। यानी कि ऋण पर जो प्राप्त ब्याज होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका पूंजी प्राप्ति का उदाहरण नहीं होता है। तो उसको भी याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, बहुत सोच समझ के करने होते हैं। बाकी अगर नहीं आ रहा है तो उसको स्किप करिए, टाइम इनमें वेस्ट नहीं करना होता है। आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको मॉक टेस्ट के बारे में बताएंगे। देखिए जैसा कि आपको पता होगा कि किसी भी एग्जाम को टैकल करने के लिए मॉक टेस्ट बेहद ही जरूरी है। और सबसे बेहतर जो मॉक टेस्ट है वो हमारा टेस्ट बुक का है, जिसकी जीत का संकल्प सेल चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपको लोवेस्ट प्राइस में जो है यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है, जो कि 263 आपका ओनली प्राइस रह रहा है इसका, जिस पर ये मिल रहा है। और राज 10 आपको यहाँ पर मेरा कूपन कोड यूज करना है, जिससे कि आपको 12% का डिस्काउंट मिलके 263 में मिल जाएगा। परचेस करने का जो लिंक है यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी अगर मैं बात करूं कि किस किस एग्जाम के लिए है, तो ये आपका 1 पास टू ऑल एस एग्जाम, यानी कि एक पास आपको लेना है, सारे एग्जाम कवर करता है, चाहे आपका एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, डिफेंस का हो। आप ये समझिए कि 700 प्लस एग्जाम इसके अंदर मिल जाते हैं, जिनकी टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं, जिसमें कि आपको मॉक टेस्ट की बात करें सारे एग्जामों को मिलाकर के 80,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट और 20 लाख, यानी कि यहाँ पर आप समझिए 2 मिलियन से ज्यादा यूजर हैं आपके टेक्स्ट बुक के, जो कि आपके 12 लैंग्वेज यानी कि 12 भाषाओं में आपका उपलब्ध है। तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे बेहतरीन मॉक टेस्ट है, बेस्ट ऑफर में मिला 263। मेरा कोड यूज करिए राज10। आप जाएंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा परचेज करने का, वहां से आप परचेज करिए। और सबसे बेहतरीन बात है कि इसको यूज करना आपका बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसका इंटरफेस जो है बिल्कुल एसएससी के जैसा डिजाइन किया गया। नेक्स्ट आते हैं अपने टॉपिक में। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हमारा आ चुका है कि निम्न में से किस शहर में 2023 का सैफ चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल द 2023 सैफ चैंपियनशिप विल बी हेल्ड। देखिए सैफ चैंपियनशिप की मैं बात करूं, सैफ चैंपियनशिप आपका क्या होती है, ये आपका होती है साउथ, अगर मैं बात करूं जिसको क्या बोलते हैं, साउथ आपका एशियन फेडरेशन चैंपियनशिप बोलिए, या फिर आप इसको समझ सकते हैं यहाँ पर सैफ की बजाय आपका दक्षिण, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं कि आप लोग इसको क्या कहेंगे, दक्षिण एशियाई फेडरेशन जो चैंपियनशिप है, यानी दक्षिण एशियाई फेडरेशन चैंपियनशिप, या आपका साउथ एशियाई फेडरेशन चैंपियनशिप की मैं बात करूं। और इसका जो रिलेशन है, अगर मैं बात करूं कि इसका रिलेशन किससे, किस खेल से हो है, तो फुटबॉल इसके अंदर खेली जाती है। और इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है हर 2 साल में एक बार किया जाता है, यानी कि ओलंपिक आपका 4 साल में जैसे होता है, तो ये आपका एशियाई जो आपका सैफ चैंपियनशिप जो होती है, ये आपकी 2 साल में क्या होती है, एक बार होती है। और पहली बार ये कब खेली गई थी, यानी अगर आपसे फर्स्ट टाइम पूछे तो ये 1993 में खेली गई। 1993 में 1993 में आपका ढाका के अंदर खेली गई थी पहली चैंपियनशिप, ये चीज याद रखना है। और इसमें एक चीज और याद रखेंगे, हाँ ये पूछा कि 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा, तो आयोजन इसका बेंगलुरु में होने वाला है। यानी कि ऑप्शन 2 आपका अब तो हो चुका है, बेंगलुरु यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। और हुआ किसके बीच था, अगर मैं बात करूं तो ये खेला गया था इंडियन वर्सेस कुवैत,
इंडियन और कुवैत के बीच में खेला गया था। इंडिया इसका विनर रहा हुआ था और कुवैत जो है आपका रनर अप रहा हुआ था। इंडिया की मैं बात करूं तो 9th टाइम था, यानी कि 9वीं बार था जब इंडिया ने जीता हुआ था सैफ चैंपियनशिप का खिताब। और इसकी मैं बात करूं सबसे ज़्यादा बार जीतने वाली जो टीम है वो भी क्या है, इंडिया है, क्योंकि 9 बार इसने जीता हुआ है। और इसके बाद याद रखिए कि बांग्लादेश जो है ये दूसरे नंबर पर आता है। बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है क्योंकि इसने अब तक 3 बार चैंपियनशिप जीती हुई है। आई होप कि अब सैफ से आपका यानी कि यहाँ पर जो साउथ एशियन फेडरेशन चैंपियनशिप से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से कहीं ना कहीं टैकल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है कि मीराबाई चानू को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया, उनका संबंध किस खेल से। देखिए मीराबाई चानू की बात करें तो मीराबाई चानू वॉज सिलेक्टेड टू बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022। सी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो वेट लिफ्टिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेट लिफ्टिंग से जो है मीराबाई चानू का रिलेशन है। एंड इनका अगर स्टेट अगर आपसे कभी पूछता है किस स्टेट से ये रिलेट करती हैं तो मणिपुर से इनका रिलेशन है। और 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 के अंदर, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता हुआ था। ये चीज़ याद रखना है, रजत पदक यानी सिल्वर मेडल मीराबाई चानू ने जीता टोक्यो ओलंपिक 2020 में। और ये फर्स्ट मेडल था 2020 ओलंपिक का। और मैं बात करूं इनकी कैटेगरी थी वो 49 केजी कैटेगरी के अंदर इन्होंने जीता हुआ था। और आप लोग क्या याद रख सकते हैं यहाँ से, हाँ एक लवलीना आप नाम रख के याद रखिए। लवलीना अगर की बात करूं, लवलीना बोरगोहेन की, क्योंकि इनका भी स्टेट पूछते हैं, तो लवलीना बोरगोहेन की बात करें तो इनका संबंध है मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग से। और इनका जो स्टेट है वो कौन सा है, असम से इनका रिलेशन है। और 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था इन्होंने भी क्या जीता हुआ था, ब्रॉन्ज मेडल। मीराबाई चानू ने सिल्वर और यहाँ पर लवलीना ने ब्रॉन्ज जीता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, who established the famous विश्व भारती सॉल्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन 1921। देखिए यहाँ पर ये पूछा है कि किसने जो है विश्व भारती के संस्थान की स्थापना की थी 1921 में। पहली चीज़ तो इसका डेट आपको याद रखना है कि विश्व भारती जो था इसका इस्टेब्लिश डेट क्या था, कब स्थापना होती है, तो ये 1921 में यानी कि 1921 में ये स्थापित हुआ। डायरेक्ट आपसे डेट भी पूछ सकता है। और किसने किया हुआ था, तो ये किया हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर ने। यानी कि इसके इस्टेब्लिश करने वाले कौन थे, यानी फाउंडर कौन थे, तो ये थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसको भी याद रखना है। एंड रविंद्रनाथ टैगोर से एक चीज़ और आप लोग याद रखेंगे कि इनको क्या है कि 1913 में यानी कि 1913 में क्या हुआ कि इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था साहित्य का। ये चीज़ आपसे याद रखना है कि पहले भारतीय कौन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला शांति आपका यहाँ पर साहित्य का, तो ये 1913 में मिला हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर को। और इनकी जो बुक थी जिसके लिए मिला हुआ था वो थी गीतांजलि। ये चीज़ याद रखना है, गीतांजलि के लिए दिया गया था। बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, कई बार आता है। 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको। बाकी और अगर आपसे पूछे कि अमार आप यहाँ पर जो होता है यानी कि अमार हमार जो बांग्ला एक होता है, यानी आपने ये देखा होगा कि जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आपका, तो ये भी किसने लिखा हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए हर अपडेट हम आपको कहाँ पर देते हैं, अगर मैं बात करूँ तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिनके लिंक भी मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे करके रखता हूँ, तो उनसे आप लोगों को जुड़ जाना है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट्स 6 पोस्टल रूट्स इन इंडिया। देखिए यहाँ पर आपके पोस्टल रूट की मैं बात करूँ यानी कि डाक व्यवहार के मार्ग की बात करूँ तो पोस्टल रूट टोटल कितने 6 हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। पोस्टल रूट आपके 6 हैं। और डाक क्षेत्र अगर आपसे मैं पूछ लूँ तो डाक क्षेत्र ये कितने, इनकी संख्या 6 है। और सॉरी आपका डाक क्षेत्र की मैं बात करूँ तो ये 9 होते हैं आपके। बाकी जो आपका डाक व्यवहार के मार्ग हैं ये आपके 6 हैं। तो इनमें से पूछा है कौन सा नहीं है, तो मासिक चैनल जो है यहाँ पर मंथली चैनल है, ये आपका डाक व्यवहार का जो हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी किससे संबंधित, यानी फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी इस ट्रेंड डांसर यानी कि किस डांस से रिलेटेड है, तो हेमा मालिनी इज रिलेटेड टू भरतनाट्यम। भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको पता तो है ही है कि भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है, यानी कि आपका दक्षिण भारत का नृत्य है, क्लासिकल डांस है। एंड इसको सादिर अट्टम भी बोलते हैं, ये चीज़ याद रखना है। यानी कि सादिर अट्टम जो होता है वो भी इसी को बोला जाता है, सादिर अट्टम बोल देते हैं। इसके साथ साथ आपका देवदासी नृत्य भी बोलते हैं, देवदासी आपका डांस भी बोल देते हैं, सादिर अट्टम बोलते हैं किसको कहा जाता है, तो वो सारे क्या होते हैं, भरतनाट्यम ही होता है। इसको याद रखना है। इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूं भरतनाट्यम से रिलेटेड कुछ नाम है जैसे कि अलारमेल और वल्ली हो गया, इसको याद रखना है।
अलार मेलवल्ली को याद रखना है, लीला सैमसन याद रखेंगे आप लोग, लीला सैमसन के साथ में रुक्मणी देवी अरुंडेल को आप लोग याद रख सकते हैं। और रुक्मणी देवी अरुंडेल ने क्या किया हुआ था, कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। ये भी पूछा जाता है कि कला क्षेत्र जो फाउंडेशन था इसकी स्थापना किसने की, ये रुक्मणी देवी अरुंडेल ने करी हुई थी और चेन्नई के अंदर इसको करी हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टेट ऑफ पंजाब इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्सेस, यानी कि पंजाब जो है उसमें कौन सी आपकी जो संसाधन से समृद्ध है। तो आप लोग ये देखिए कि पंजाब हो या फिर मैं हरियाणा की बात कर लूँ, पंजाब एंड हरियाणा दोनों में क्या होता है कि एक ही चीज़ कॉमन है, यहाँ पर खेती काफ़ी अच्छी होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि एग्रीकल्चर के लिए फेमस है, यानी कि खेती यहाँ पर अच्छी है, एग्रीकल्चर लेवल यहाँ का अच्छा है। तो श्योर सी बात है कि उपजाऊ मिट्टी यानी कि फर्टाइल जो सॉइल है वो यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। यानी अगर वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा है, खेती अच्छी हो रही, फसलें अच्छी हो रही, क्रॉप्स वगैरह, तो ये तो श्योर है कि वहाँ पर जो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल है, उपजाऊ मिट्टी है। तो ये चीज़ यहाँ पर किसमें समृद्ध हो जाएंगे, उपजाऊ मिट्टी की। ये क्वेश्चन ना भी पढ़ा हो तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग थोड़ा भी कॉमन सेंस यूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है। देखिए कुतुब मीनार की मैं बात करूं, वेयर इज द कुतुब मीनार लोकेटेड, तो सिंपल सा है, आपका दिल्ली में लोकेटेड है, आपका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। एंड यूनेस्को में इसे कब आपका जो है शामिल किया गया, अगर इसकी बात करूं यूनेस्को में कब ऐड किया गया, तो यूनेस्को में जब ऐड करने वाला आपका ईयर था वो था 1983। ये चीज़ याद रखना है क्योंकि यहीं से पॉइंट आपके बन के आते हैं कि 1983 में जो है कुतुब मीनार को कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, ये सॉरी आपका ऐड किया गया था यूनेस्को के अंदर। और कुतुब मीनार से आपको याद रखना है कि इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला जो हुआ था आपका वंश, यानी कि जो गुलाम डायनेस्टी था उसका फाउंडर था। और गुलाम कुतुब मीनार ने शुरुआत भले कराई थी, लेकिन इसको पूरा करवाने वाला था इसका दामाद इल्तुतमिश, यानी इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। बाद में एक और आपका हुआ फिरोज शाह तुगलक, ये याद रखना है आपको, FST, यानी कि फिरोज शाह तुगलक था जिसने किसकी मरम्मत भी करवाई थी। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम यहाँ पर है प्लानेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विच इंडियन म्यूजिशियन वॉज ऑनर्ड विद द ग्रैमी अवार्ड फॉर हिज एल्बम प्लानेट ड्रम। देखिए यहाँ पर याद रखना है कि जो प्लानेट ड्रम है वो किसका यहाँ पर आपका एल्बम है, तो जाकिर हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो प्लानेट ड्रम है वो जाकिर हुसैन का एल्बम है और इसके लिए इन्हें ग्रैमी अवार्ड भी मिला जो कि 51st नंबर का था, यानी कि 51वां जो ग्रैमी आपका अवार्ड था वो भी दिया गया। और किस वर्ष दिया गया, तो 2009 में ग्रैमी अवार्ड 2009 में जाकिर हुसैन को 51 नंबर का था यहाँ पर। और ये इनका जो एल्बम था उसका नाम था प्लानेट ड्रम। तो ये चीज़ याद रखना है। बाकी इनका रिलेशन तो आपको पता ही कि जाकिर हुसैन जो है इनका संबंध है वो तबला आपका यहाँ पर तबला वाद्य यंत्र से है, और इनके पिता जो थे अल्लाह रखा खान उनका भी जो संबंध इससे है। बाकी इनके अवार्ड भी आप लोग याद रख सकते हैं कि इनको क्या हुआ था, जो जाकिर हुसैन था इनको 1980 में क्या मिला हुआ था, पद्मश्री मिला हुआ था। 1980 में इनको मिला पद्मश्री। और उसके बाद में क्या हुआ था कि आपका 2002 में यानी कि 2002 में क्या है पद्म भूषण मिला हुआ था। दोनों याद रखते हैं, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां। देखिए जून 2023 तक पूछा है, हाउ मैनी शेड्यूल्स वर द देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन टिल जून 2023। तो 2023 तक की मैं बात करूं तो कुल 12 अनुसूचियां हमारे उसमें हैं। आपकी कितनी हैं, 12, कुल 12 अनुसूचियां रही हुई हैं। 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपकी जो पहली थी वो 8 अनुसूचियां थी, ये आपको याद रखना है। जब हमारा संविधान अपनाया गया तब 8 थी, अभी वर्तमान में आपकी कितनी है, 12 हो गई हैं। जैसे कि पहले आर्टिकल की मैं बात करूं, पहले जो आर्टिकल थे अनुच्छेद वो 300 आपके 95 395 थे, अब अप्रॉक्स आपके 450 के आर्टिकल हैं। ये चीज़ भी याद रखना है। और पहले आपके 22 पार्ट थे, यानी कि 22 भाग थे संविधान के अंदर, जो कि 25 हो गए, 25 वर्तमान में। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका देखिए काफी बड़ा लिख गया, ऑप्शन में बाद में दिखाता हूँ।
पशुधन के व्यापार के लिए प्राचीन युग से लोकप्रिय, जो कि 1 महीने तक चलने वाला कार्यक्रम है। नवंबर के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हरिहर नाथ मंदिर के पास में होता है। तो क्वेश्चन इससे आपको क्या याद रखना है कि कौन सा आपका यहाँ पर जो फेस्टिवल है या आपका मेला है वो आपका हरिहर नाथ मंदिर के पास में होता है, हरिहर नाथ टेम्पल के पास में होता है और कार्तिक पूर्णिमा को होता है, ये चीज़ याद रखना है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, ये सोनपुर मेला होता है, सोनपुर मेला आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोनपुर मेला जो होता है वो हरिहर नाथ टेम्पल के पास होता है एंड कार्तिक जो हिंदी महीना होता है उस पर होता है। और ये पशु मेला, ये भी चीज़ याद रखना है, और ये बिहार में आपका होता है, ये चीज़ याद रखना है। पुष्कर मेला आपको राजस्थान में पता होगा, अर्धकुंभ आपको पता ही होगा, राजगीर मेला भी बिहार का है। तो ये चीज़ याद रखना है, सोनपुर मेला बिहार का है और जो कहाँ पर लगता है आपका पूर्णिमा के मंथ में जो आपका लगता है और आपका हरिहर नाथ टेम्पल के पास में आपका होता है। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है कि बिहू डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो बिहू डांस की मैं बात करूं, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम का जो क्लासिकल डांस है वो है सत्रिय, ये आपको पता ही ऑलरेडी। कुछ और डांस याद रखने, जैसे ओजा पल्ली याद रख लेना है, ओजा पल्ली भी पूछा जाता है। ओजा पल्ली के साथ में आपका भोर ताल हो गया, भोर ताल भी यहाँ पर पूछ देते हैं, भोर ताल हो गया, ओजा पल्ली हो गया, और एक आप लोग याद रखेंगे बगुरम्बा, बगुरम्बा हो गया, ओजा पल्ली हो गया, भोर ताल हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं आपके आसाम राज्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु पीलिया का सबसे स्पष्ट लक्षण कौन सा है, जो कि आमतौर पर जन्म के बाद दूसरे और चौथे दिन के बीच में दिखाई देता है। यानी कि आप ये समझिए, कोई बेबी बॉर्न है, विच इज द मोस्ट ऑब्वियस सिम्टम्स of the infant jaundice which usually appears between the second and the fourth day after born। यानी कि किसी के बर्थ होता है किसी बेबी का, तो उसको जॉन्डिस अगर होता है यानी कि पीलिया होता है, उसका जो लक्षण होता है यानी सिम्टम्स क्या होते हैं, तो यह क्या होता है कि येलोइंग ऑफ आइज, यानी कि जो आइज होती है यानी कि त्वचा यानी कि जो स्किन होती है उसकी, और आइज होती हैं, इनका रंग क्या होता है यानी कि कलर जो होता है वो येलो टाइप का होने लगता है। तो ये इसकी पहचान होती है। और जॉन्डिस में क्या होता है, लीवर में आपका इफेक्ट करता है, तो ये चीज भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर के नारायण इज द ऑथर ऑफ, यानी कि आर के नारायण की इनमें से बुक पूछिए कौन सी होगी। अनटचेबल की मैं बात करूं, ये तो मुल्क राज आनंद की है, ये चीज याद रखना है, और आपकी फेमस बुक है। अनटचेबल है मुल्क राज आनंद की। गोदान आपकी मुंशी प्रेमचंद की है, इसको भी याद रखना है। द गाइड की मैं बात करूं, द गाइड किसकी है, आर के नारायण की। द गाइड राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग एक बुक याद रखिए, इनकी पूछी जाती है मालगुड़ी डेज, मालगुड़ी डेज जो है वो आर के नारायण की है, और द गाइड भी याद रखने, दोनों बुक काफी इंपॉर्टेंट है। द एस्ट्रोल आपका एस्ट्रोलॉजर ऐप डे आप याद रख सकते हैं कि इनकी बुक है, और उसके साथ एक इनकी और बुक है द डार्क रूम भी याद रखना है। द डार्क रूम भी किसकी है, आपकी आर के नारायण की। स्वामी एंड फ्रेंड्स की मैं बात करूं तो वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी। इन विच ईयर डिड लॉर्ड कर्जन अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो बंगाल जो आपका यहाँ पर हुआ था, विभाजन जिसको बोलते हैं हम लोग, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये हुआ था 1905 में, 1905 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और करने वाला कौन था, लॉर्ड कर्जन। अगर मैं पूछूं इस समय वायसराय थे कर्जन, एंड इट वॉज आपका जो है रद्द किया गया, कैंसिल किया गया था 1907 में, 1907 में रद्द होता है। और इसको रद्द करने वाला था लॉर्ड हर्डिंग, यानी कि हर्डिंग के द्वारा जो है इसको क्या किया गया, रद्द कर दिया गया था। ये चीज याद रखना है। बाकी और आपको कांग्रेस से याद रखना है 1907 का सूरत अधिवेशन, यानी कि जो सूरत का सेशन हुआ था, रास बिहारी बोस क्या थे, रास बिहारी जो घोष थे इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और यहाँ पर क्या हुआ था आपका नरम दल और गरम दल, यानी कि कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग क्या थे, आपस में डिवाइड हो गए थे। और 1916 यानी कि 1916 का लखनऊ समझौता होता है और दोनों मिल गए थे, और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे आपके अंबिकाचरण मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे बड़ी चट्टान जिसे कि ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है, ये किसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है। विच इज द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मगा रीफ नोन एज द ग्रेट बैरियर रीफ। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ की बात करूं तो ये हमारे ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे कभी ओशन पूछ लेता है किस ओशन में, तो प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन में, यानी कि पैसिफिक ओशन में क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया की है आपका ये है ग्रेट बैरियर रीफ। और किस आपके यहाँ पर मैं बात करूं
कि किस आपके दिशा में, डायरेक्शन में, तो उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट में है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पूछा गया है। उत्तर पूर्वी जो हो गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपके क्या है, नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है उसमें आपका यहाँ पर दिया गया, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है आगे, ये आपका क्वेश्चन है कि माई नेम किस विख्यात, आपका विख्यात शख्सियत की आत्मकथा है। माई नेम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटी। तो माई नेम आपको ऑलरेडी पता होगा कि यहाँ पर एडोल्फ हिटलर राइट आंसर इसका हो जाता है। इसकी बुक थी एडोल्फ हिटलर की, जो कि माई नेम के नाम से थी, माई स्ट्रगल जिसको बोलते हैं। इसको फांसी की सजा सुनाई गई थी 1924 में। इसके बाद क्या है कि हिटलर ने इसको लिखना शुरू किया, 1925 में इसकी बुक आई माई नेम। तो ये याद रखना है। और इससे क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, ये वर्ष तो आपको याद है, ईयर 1925, कि ये किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, ये भी पूछा गया था। जाहिर सी बात है जर्मनी का था तो जर्मन लैंग्वेज ही होगी। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया एसएससी के एग्जाम में, सीपीओ के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि इस जो माई नेम है, बायोग्राफी है एडोल्फ हिटलर की, वो किस लैंग्वेज में लिखी हुई है, तो वो जर्मन लैंग्वेज में थी। सीपीओ का क्वेश्चन है, आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 में कितने राज्यों का चयन किया गया था। हाउ मैनी स्टेट्स वर सिलेक्टेड इन गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2022। देखिए 2022 आपको पता होगा कि ये कोरोना पीरियड का काफ़ी यहाँ पर आपका इफेक्ट किया हुआ था इंडिया में। तो बहुत सारे जो वर्कर थे वो रिटर्न हुए थे, यानी कि बहुत सारे वर्कर क्या थे, लौट करके अपने घर आए थे। उनको प्रॉपर यहाँ पर क्या ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिला हुआ था, तो वो लोग पैदल चले आ रहे थे, ये सारी चीज़ें हुई थी। तो यहाँ पर शुरू किया गया था। इससे क्या हुआ था शुरू करने से, कि उनको फ्री में राशन वगैरह दिया जा रहा था। तो ये स्टेट में 6 स्टेट आपके थे टोटल, यानी कि 6 स्टेट के अंदर इसको चालू किया गया था। और 6 स्टेट में बात करें डिस्ट्रिक्ट कितने थे, तो 116, यानी कि 116 डिस्ट्रिक्ट थे आपके 6 स्टेट के जहाँ पर चालू किए गए थे। स्टेट के मैं नाम अगर आपको बताऊं, एक तो आपका बिहार में किया गया था, आपका बिहार में हुआ था। बिहार के साथ साथ आपका झारखंड में हो गया था। झारखंड के साथ में आपका मध्य प्रदेश में हो गया था। उसके साथ में आपका उड़ीसा में हो गया था। और उसके बाद में आपका राजस्थान में हो गया था। और उसके बाद में आपका यूपी में हो गया था। आप जान रहे होंगे कि इन्हीं स्टेट के लोग मोस्टली काम के लिए बाहर जाते हैं, और ज़्यादा जो पॉपुलेशन इन्हीं स्टेट की मिलेगी, तो राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, इन्हीं स्टेट के अंदर क्या है आपका जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, ये आपका शुरू किया गया था। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है बैंकिंग में ब्याज शब्द का अर्थ क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंटरेस्ट इन बैंकिंग। देखिए इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी पता होगा क्या होगा। मान लीजिए कोई चीज आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, कोई चीज आप यानी कि कोई चीज के पैसे डिपॉजिट करेंगे, कोई अमाउंट आप क्या करते हैं डिपॉजिट करते हैं, तो आप काफी दिन बाद जाकर के उसको चेक करते हैं। मान लीजिए हमने 1 लाख का डिपॉजिट किया, तो आप 100 या 200 या 500 1000 कुछ आपका अमाउंट वहां पर इंक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। यानी कि आप कुछ डिपॉजिट करते हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट यहाँ पर मिलता है। या आप मान लीजिए कि आप 1 लाख आप ले लेते हैं एज अ लोन, आपने 1 लाख ले रखा है, और आपको बाद में उसको जो रीपे करना होता है लोन को, तो आप सोचिए कि 1 लाख के आपको अलावा यानी कि आपको 10,000 और देना पड़ जाएगा, ये जो भी होता है, तो इंटरेस्ट आपको देना भी पड़ता है। तो ये किस पर मिलता है, मैं बात करूँ जिसकी, तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ इसकी ऑलमोस्ट, तो क्या होता है कि जो आपकी मनी होती है डिपॉजिट इन बैंक खाता, ये आपका हो गया। और ये आपका ये डिपॉजिट वाला नहीं होगा, ये है आपका एक्स्ट्रा मनी अर्न ऑन द लोन और डिपॉजिट। यानी कि लोन करते हैं या डिपॉजिट करते हैं, जो एक्स्ट्रा मनी इसमें आपका होता है, जो इंटरेस्ट यानी कि एक्स्ट्रा मनी मिलेगा आपका लोन पर या डिपॉजिट पर, वो आपका इंटरेस्ट कहलाता है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2016 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करता प्रसिद्ध कलाकार गुलाबो सपेरा किस नृत्य की प्रतिपादक हैं। देखिए गुलाबो सपेरा की बात करें तो इनका संबंध है कालबेलिया से। और कालबेलिया से एक चीज याद रखना है कि इसको क्या बोलते हैं, सपेरा नृत्य भी बोलते हैं, यानी सपेरा डांस भी इसी को बोला जाता है। एंड इसका स्टेट अगर आपसे कभी पूछे स्टेट कौन सा है, तो इसका स्टेट जो है वो है राजस्थान। ये चीज याद रखेंगे। और गुलाबो सपेरा का संबंध यानी कि रिलेशन है यहाँ पर आपके कालबेलिया डांस से। इनको 2016 में पद्म श्री मिला, ये चीज याद रखना है। और पद्म श्री के साथ में आप लोग को याद रखना है, पद्म श्री मिला 2016 में।
और यहाँ पर याद रखना है कि 2016 में मिला हुआ था पद्मश्री, एंड राजस्थान का है। और इसको हाँ 2010 के अंदर क्या हुआ था, यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था 2010 के अंदर कालबेलिया को। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। और 2010 में ही और कौन शामिल हुआ था, छऊ जो डांस था उसको भी यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट में आपका शामिल किया गया था। कुल 15 वर्तमान में इंटेंजिबल साइट है इंडिया के अंदर, जिसमें 15वें नंबर की मैं बात करूं जिसको हाल फिलहाल में शामिल किया गया है वो है गरबा डांस, जो कि गुजरात का, यानी कि गरबा डांस जो है गुजरात का, इसको जो है 15 आपका इंटेंजिबल साइट यानी कि अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन। आप लोग आई थिंक कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। बाकी लाइक कमेंट वगैरह आप लोग किया करिए, जिससे कि क्या होता है कि थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए, एंड चैनल आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी करिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट जो होता है आपको यहाँ पर हमें मोटिवेशन देता है। बाकी तो अपडेट वगैरह हैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेंगी, जिनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जा चुके हैं आपको, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। बाकी टेक्स्ट बुक आप परचेज करिए, ऑफर चल रहा है। और मॉक टेस्ट जरूर लगाइए किसी भी एग्जाम के लिए, जो कि आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएगा, आपकी स्पीड को क्या है बूस्ट कर देगा, है ना, आपके नॉलेज को कहीं ना कहीं इन्हेंस कर देगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।